आप सबको मेरा नमस्कार। तो फिर कैसे हैं सब? तो सब फर्स्ट क्लास होंगे। और देखो, आज से हम एनटीपीसी की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको रेगुलर इंटरवल पे डेली बैक टू बैक क्लासेस मिलेंगी। और हमारा जो इसमें स्ट्रेटजी है वो ऐसी है कि हम आपको पहले चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराएंगे, सारे के सारे चैप्टर आपको रिवाइज करा देंगे। जैसे 10-10 क्वेश्चन हर चैप्टर के हम करेंगे, है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हम जैसे मिक्स क्वेश्चन उठाएंगे, क्योंकि जो आपको एग्जाम में फायदा मिलेगा वो मिक्स क्वेश्चंस का मिलेगा। ठीक है, आपको एग्जाम में जो फायदा है वो मिक्स क्वेश्चन का ज्यादा मिलेगा। तो इसलिए पहले हम चैप्टर वाइज करेंगे, जितने भी चैप्टर एनटीपीसी में पूछे गए हैं। अच्छा, चाहे वो एनटीपीसी में तीन तरह की पोस्टें निकली हुई हैं। एक तो जो सिंपल ग्रेजुएशन बेस है ना, और दूसरा जो +2 बेस है उसमें, और तीसरा जो है उसमें जेई बेस भी पोस्टें निकली हुई हैं। तो तीनों का तीन जो पैटर्न है वो सेम ही रहेगा। जो सीजीएल में पूछा जाता है, ठीक है, जो सीजीएल में पूछा जाता है वही पूछा जाएगा, आपके पास सेम पैटर्न रहेगा, है ना। तो किसी भी तरह की कोई भी आपकी क्वेरी है एनटीपीसी को लेके, रेलवे को लेके, है ना, तो किसी भी तरह का कोई भी क्वेरी है तो आप जो इस वीडियो के आपको ये बैक टू बैक जो रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, इनके कमेंट में आपने लिखना है कि हमें ये क्वेरी है, ये क्वेरी है ना। तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका जो आंसर है, उसका जो भी सोल्यूशन है वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमारी तरफ से जो है फुल सपोर्ट रहेगा आपको, और आपकी तरफ से भी हमें फुल सपोर्ट मिलना चाहिए। ठीक है, तो आपने इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, सब्सक्राइब कराना है, शेयर कराना है, और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना है, मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, चैप्टर वाइज हर चैप्टर रिवाइज करेंगे 10-10 क्वेश्चन को लेके। जैसे एजिस, रेशो, पार्टनरशिप हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, इसी तरह ट्रेन हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, बोट एंड स्ट्रीम हो गया, हमारा इसके बाद जो है परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, SICI हो गया, ये सारे के सारे। अच्छा, इसमें एडवांस मैथ के भी कुछ टॉपिक पूछे गए हैं, क्योंकि रेलवे में एडवांस मैथ पूछते हैं, है ना। अब वो एडवांस मैथ जो है, जैसे मेंसुरेशन हो गया, एरिया वॉल्यूम, है ना। उसके बाद हमारा जो है इसमें अलजेब्रा है, अलजेब्रा फेवरेट है रेलवे वालों का। और इसके बाद जो है हमारा ज्योमेट्री भी मेन है ना। हाइट एंड डिस्टेंस जो ट्रिग्नोमेट्री का बेस अच्छा टॉपिक है वो, हाइट एंड डिस्टेंस, वो भी आपको पूछा जाता है। तो इसलिए हम चैप्टर वाइज पहले करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला चैप्टर जो है इसमें रेशो और एजिस रहेगा, रेशो और एजिस रहेगा। हम रेशो और एजिस के आपको प्रैक्टिस कराएंगे पहले बैक टू बैक। उसके बाद हम जो है इसी तरह से अगला चैप्टर उठाएंगे, कोई जैसे टाइम एंड वर्क उठा लिया, या ट्रेन, टाइम एंड डिस्टेंस ये उठा लिया, तो वो रिवाइज करेंगे। इसके बाद बोट एंड स्ट्रीम है, वो रिवाइज करेंगे। तो ऐसे कर करके हम सारे के सारे चैप्टर अपने रिवाइज कर लेंगे। और फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको हर चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, फिर हम मिक्स क्वेश्चन उठाएंगे। मिक्स क्वेश्चन का मतलब, अच्छा, होंगे सारे प्रीवियस ईयर ही, कुछ क्वेश्चन मैं भी डालूंगा अपने उससे, कि भाई आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। बाकी प्रीवियस ईयर तो होंगे ही होंगे। ये अप्रॉक्स जो है 1000 क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं आपके, जितनी भी शिफ्ट हुई हैं एनटीपीसी की पिछली बार। ठीक है, तो आप तक क्वेश्चन आएंगे। तो बस आपने बेहतर सोल्यूशन देखना है। उसका सोल्यूशन हमारा वही 2 या 3 लाइन का होगा, इससे ज्यादा हम, ठीक है, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कोशिश करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन है वो 20 सेकंड में खत्म हो जाए, है ना। कोई भी क्वेश्चन है वो 20 सेकंड के अंदर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट। और हमारा जो पहला टॉपिक है वो एजिस को लेके है, रेशो और एजिस, ये कंबाइन करके पढ़ेंगे पहले, है ना। मैं रिवीजन करा देता हूँ एक बार एजिस और रेशो का आपको अच्छे से, है ना। तो चलिए फिर पढ़ते हैं, है ना, करते हैं स्टार्ट। अच्छा, इसमें ऐसा है, पहले बात करते हैं, जैसे हम एजिस की बात करते हैं यहाँ पे। अच्छा, रेशो और एजिस में कंबाइन कराने जा रहा हूं आपको, इनका जो रिवीजन है वो कंबाइन कराने जा रहा हूं। ठीक है, तो हम रेशो की बात करते हैं। रेशो होता क्या है भाई? पहली बात तो ये है कि हम रेशो बोलते किसे हैं। जैसे आपने ये बात देखी होगी कि मेरे पास दो नंबर है, मान लो ए और बी, है ना। ए के पास जो है मान लो 120 रुपए है, और बी के पास जो है ये मान लो हमारे 40 रुपए है ना। ए के पास कितने हैं भाई? 120 रुपए है, और बी के पास कितने हैं? 40 रुपए है ना। तो इन दोनों का जो रेशो है, हमें रेशो निकालना है। अच्छा, रेशो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रेशो को बीच में 2 बिंदियां डाल के ऐसे भी लिखा जा सकता है, और रेशो को हम फ्रैक्शन डाल के इस तरह से
इस तरह से भी लिख सकते हैं, रेशो को बीच में इस तरह से फ्रैक्शन डाल के ऐसे भी लिखा जा सकता है, यानी रेशो रेशो जो है बेसिकली एक फ्रैक्शन ही तो होता है ना, फ्रैक्शन ही होता है। तो रेशो को ऐसे भी लिखा जा सकता है, बीच में दो बिंदियां डाल के और बीच में इस तरह से एक डंडा डाल के हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। अब इसे हम रेशो में हम काट भी सकते हैं, रेशो बोलते किसे हैं वो बताता हूं अभी। देखो आपने इस जीरो से ये जीरो काट देना है, ये कट जाता है ना। अब देखो 4 से कट रहा है तो 4 से ये कट रहा है कितनी बार, 3 बार। 4 से कितनी बार कट रहा है, 3 बार। तो ये हमारा 16 करके कितना आ गया, तो आप बोलोगे भाई 3:1 आ गया। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या ये इसके बाद आगे कट सकता है, क्या ये इसके बाद आगे कट सकता है? तो आप बोलोगे भाई इसके बाद तो हम इसे काट ही नहीं सकते, नहीं काट सकते ना, इसके बाद हम इसे नहीं काट सकते। अगर इसके बाद हम इसे नहीं काट सकते तो इसे ही फाइनल रेशो बोलेंगे, यानी रेशो होती ही फाइनल वैल्यू है, जिसके बाद इसे हम फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते। तो वो फाइनल वैल्यू जिसके बाद हम उसको आगे फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते, आगे से नहीं काट सकते, तो उसको ही तो रेशो बोलते हैं, है ना। तो इसको अच्छा यहां भी हम ऐसे ही करते हैं, जैसे यहां भी हम इसको काट के जैसे 3 बार कटेगा, 40 × 3 कितना होता है, 120। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो एक ही बात है। तो इसे हम रेशो बोलते हैं बेसिकली। अच्छा रेशो जो है वो सेम वैल्यू सेम चीजों में ही रेशो निकलता है। अगर मैं बोलूं कि भाई मेरे पास 120 मैन है, 120 मैन है और मेरे पास जो है 60 वीमन है, तो इनका रेशो बताओ, तो इनका रेशो निकालना पॉसिबल ही नहीं है, इनका रेशो निकालना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि रेशो जो है सेम सेम जो हम आपके पास वेरिएबल है उनके बीच में ही निकलेगा। जैसे अगर मैन है तो यहाँ मैन नहीं होने चाहिए, अगर यहाँ एप्पल है तो एप्पल ही होने चाहिए, अगर यहाँ पे वीमन है तो वीमन ही होनी चाहिए, तभी रेशो निकलेगा। यहाँ पे रेशो निकालना पॉसिबल ही नहीं है ना, यहाँ पे कोई रेशो निकालना पॉसिबल नहीं है। ये कब निकलेगा, जब आपके पास मान लो 120 मैन है और यहाँ पे जो है 60 ही मैन हो, यानी सेम जो वेरिएबल है, अगर इधर मैन है तो इधर भी मैन ही होने चाहिए, तब आप, क्योंकि ये इससे कट जाएगा ना, है ना, ये कट जाएगा तो कितना आएगा आपका, 2:1 आएगा, 2:1 आएगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि 120 आपके पास क्या है, मैन है, 120 मैन है और यहाँ पे 60 ही क्या है, 60 ही मैन है। तो इनका रेशो ही तभी निकलेगा अगर यहाँ पे वेरिएबल सेम है, अगर वेरिएबल सेम है तभी आप ये बोलोगे ना कि 2:1 है, तो इसको ही रेशो बोलते हैं। यानी रेशो क्या होता है, रेशो क्या होता है भाई, सेम जो वेरिएबल है उनके बीच में ही उनको काट पीट के जो भी बचता है उसे ही रेशो बोलते हैं, फाइनल रेशो उसे ही बोलते हैं। तो बात क्लियर है सभी को, है ना। तो इसे रेशो बोलते हैं। रेशो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बीच में दो बिंदियां डाल के रेशो को ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में। बात सबको क्लियर है? हाँ जी सबको क्लियर है। तो फिर इतनी बात तो लिख लो आप अच्छे से, है ना, तो कर लो नोट इसे। अच्छा देखो इसके बाद आगे देखो ध्यान से, रेशो ये हमें पता चल गया कि रेशो क्या होता है ना, ये एक बात क्लियर होनी चाहिए सभी को। अब जो दूसरी बात है यहां से, वैसे तो ये पहली बात ही है ना, आपको इस तरह से, आपको इस तरह से रेशो दिया जाएगा, आपको इस तरह से रेशो दिया जाएगा, जैसे 2a = 5b है ना, 2a = 5b है। तो इस तरह से आपको, अगर यहां से बीच में इक्वल का निशान है और बीच में इक्वल का साइन है और यहां से आपको a:b पूछ ले, है ना, यहां से अगर आपको a:b पूछ ले तो आपने बस आंखें बंद करके ये बात बोल देनी है कि जो भी b के साथ जो भी नंबर लिखा होगा वो a का रेशो होता है और जो a के साथ वैल्यू लिखी होगी वो b का रेशो होता है। तो बस ये सीधी बात आपने बोल, मैं ये बात बोल रहा हूं कि कभी भी अगर आपको बीच में इक्वल का साइन दिया है, इधर इधर लिखा है 2a = 5b, इधर 2a = 5b लिखा है और यहां से a:b अगर आपको पूछेगा तो आपने सीधी ये बात बोल देनी है। अगर बीच में, ये बात ध्यान रखना, बीच में इक्वल का निशान होना चाहिए। अगर बीच में इक्वल का निशान है तो जो भी b के साथ रेशो लिखा होगा, जो भी b के साथ वैल्यू लिखी होगी वो a का रेशो होता है और जो भी a के साथ वैल्यू लिखी होगी वो b का रेशो होता है। तो आपने बस इसे ऐसे क्रॉस में ले आना है। तो ये आपका जो रेशो होगा, ये जो आपका रेशो होगा ये a:b होगा, है ना। मैं दोबारा आपको समझा रहा हूं, मैं आपको ये बात बोल रहा हूं भाई कि अगर आपको इस तरह से, अगर आपको इस तरह से लिखा है, अगर आपको इस तरह से लिखा है, बीच में इक्वल का निशान है और यहां से a:b अगर आपको वो पूछ रहा है, a:b अगर आपको वो पूछ रहा है, तो जो b के साथ लिखा होगा वो a का रेशो होता है, जो a के साथ लिखा होगा वो b का रेशो होता है। तो सीधी बात आपने ये बोल देनी है ना, आपने सीधी ये बात बोल देनी है। अब ऐसा होता क्यों है वो मैं बता देता हूं आपको। ऐसा होता क्यों है, ऐसा इसलिए होता है कि भाई 2a = अगर 5b है, अगर 2a
टू 5 भी है तो आप क्या करो, वेरिएबल एक साइड कर लो, बाकी की जो वैल्यू है वो एक साइड कर लेंगे। यानी अगर ये b इधर गुणा में है इस 5 के साथ, अगर कोई निशान नहीं है तो इस बात का मतलब है कि वहां पे गुणा का निशान है ना। अगर कोई निशान नहीं है तो इस बात का मतलब है वहां पे गुणा का निशान है। तो वेरिएबल एक साइड कर लो और बाकी की जो वैल्यू है वो एक साइड कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये जो b है गुणा में, ये नीचे आ जाएगा एक है। अगर इधर कोई चीज गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएगी, अगर इधर कोई चीज भाग में है तो उधर जाके गुणा में चली जाएगी। ऐसा ही होता है, अगर कोई चीज इधर प्लस में है उधर जाके माइनस में हो जाएगी, अगर उधर माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो जाएगी, है ना। निशान चेंज हो जाता है, प्लस किस में चेंज होता है, माइनस में, और माइनस किस में चेंज होता है, प्लस में। गुणा किस में चेंज होता है, डिवाइड में, और डिवाइड किस में चेंज होता है, गुणा में, है ना। तो ये बात ध्यान रखना आप। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये जो b है गुणा में है नीचे आ जाएगा, इस a के नीचे आ जाएगा इस तरह से। अच्छा, फिर मुझे आप ये बता दो कि भाई इधर तो 5 बचा, इधर तो 5 बचा। अच्छा, यहाँ पे a के साथ 2 है, अगर a के साथ 2 है तो ये गुणा में है इधर, तो उधर जाके भाग में हो जाएगा। तो आप ये बात अच्छे से देख सकते हो कि a के सामने 5 है और b के सामने 2 है, तो वही तो बात हमने सीधी लिखी है, a के सामने 5 है और b के सामने 2 है ना। तो बस ये बात इसलिए आती है, यानी क्रॉस में इस वजह से चले जाते हैं, तो इसलिए मैंने ये बात सीधी लिख दी यहाँ पे। तो वहां पे किसी को प्रूव करके थोड़ी दिखाना है आपने, या दिखाना है किसी को, बताओ मुझे। नहीं दिखाना ना किसी को, अगर नहीं दिखाना ना किसी को तो आपने सीधी ये बात ऐसे लिख देनी है बस, कि भाई जो भी ए का रेशो होगा बी के, जो भी बी के साथ होगा वो ए का रेशो होता है, जो ए के साथ होगा वो बी का रेशो होता है। ये बात आपने सीधी लिख देनी है बस। बात क्लियर है सभी को? हाँ जी, सबको क्लियर है? चेप लो इसे। अच्छा देखो, पहली बात हमने समझ ली है ना। अब दूसरी बात देखेंगे क्या है। दूसरी बात ये है भाई कि अगर आपको दो से ज्यादा वेरिएबल, अगर आपको दो से ज्यादा वेरिएबल ऐसे बराबर में दे रखे हो, है ना, अगर आपको दो से ज्यादा वेरिएबल ऐसे बराबर में दे रखे हो तो फिर हम वहां से एबीसी का रेशो कैसे निकालते हैं, वहां से एबीसी का रेशो। अच्छा, इससे पहले मैं आपको दूसरी बात एक और समझाना चाहता हूँ, पहले वो देख लो। आपको आपको जो है इस तरह से भी रेशो लिखा हो सकता है, इस तरह से भी जो रेशो है वो लिखा हो सकता है। आपको बोला होगा कि ए जो है वो बराबर है, ए जो है वो इक्वल है 2/5 ऑफ बी। जो ए है, ए इज इक्वल टू 2/5 ऑफ बी के बराबर है। तो यहां से मुझे भाई ए रेशो बी बताओ कि ए रेशो बी कितना होगा। यहां से मुझे बताओ कि ए रेशो बी कितना होगा, ए रेशो बी कितना होगा, आपको ये पूछ लेगा। तो आपने सिंपली ये बात बोलनी है। अच्छा, जो भी यहाँ पे नीचे लिखा होगा ना, ये हमेशा इसको इंडिकेट करता है, और जो भी यहाँ लिखा होगा ये हमेशा इसको इंडिकेट करता है। यानी ए का रेशो 2 आएगा यहाँ से, और बी का रेशो कितना आ जाना है, 5। तो ये बात आपने सीधी बोल देनी है। बात सबको क्लियर है? मैं आपको ये बात बोल रहा हूं कि जो भी अगर इस तरह से लिखा है ना, यहाँ पे जो भी वेरिएबल होगा तो यहाँ पे जो भी लिखा होगा ये इसको इंडिकेट करता है, और जो भी यहाँ लिखा होगा ये इसको इंडिकेट करता है। तो ए का रेशो कितना आएगा, 2, और बी का रेशो कितना आ जाना है, 5। मैं आपको फिर से ये बात समझा रहा हूँ कि भाई अगर आपको इस तरह से लिखा है कि ए इज इक्वल टू 6/7 टाइम ऑफ बी लिखा है, तो यहाँ से अगर आपको ए रेशो बी वो पूछ ले कि भाई ए और बी का रेशो क्या होगा, तो आपने सिंपल ये बात बोलनी है, जो भी यहाँ लिखा होगा वो इसको इंडिकेट करता है, और जो भी यहाँ लिखा होगा वो इसको इंडिकेट करेगा। यानी यहाँ पे 6/7 आ जाएगा, फिर ए रेशो बी, है ना। तो कितना आ जाना है, 6/7 आ जाएगा। तो ये दूसरी बात है ना। आपको रेशो, अच्छा ये हुआ क्यों है, मैं आपको ये भी बताता हूँ ये हुआ क्यों है। बेसिकली अगर आपको इस तरह से वैल्यू लिखी है, तो मुझे आप एक बात बताओ कि भाई ये 5 को ये इधर भाग में इधर आके गुणा में हो जाएगा या नहीं। तो फिर आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो। और यहाँ से यही तो बात हमने पहले उसमें सीखी है, ये बात तो हमने पहले सीखी है कि जो भी ए के साथ लिखा होगा, जो भी यहाँ से अगर बीच में बराबर का निशान है और यहाँ से रेशो निकालनी है, जो भी बी के साथ लिखा होगा वो ए का रेशो होता है, और जो ए के साथ लिखा होगा वो बी का रेशो होता है। तो यही तो हमने सीधी बात पढ़ी है ना। तो इसलिए ऐसा होता है। बात क्लियर है सभी को? तो बस आपने सीधी बात ध्यान रखनी है कि कभी भी अगर ऐसे लिखा है तो जो यहाँ लिखा होगा वो इसका रेशो होता है, जो यहाँ लिखा है वो इसका रेशो होता है। बात सबको क्लियर है? चेक लो फिर। अच्छा देखो, अगली बात देखो, अगर आपको दो से ज्यादा वेरिएबल ऐसे बराबर में दे दे, वो कभी भी अगर आपको दो से ज्यादा वेरिएबल ऐसे वो बराबर में दे दे, तो यहां से एबीसी का रेशो कैसे निकालेंगे, यहां से एबीसी का रेशो कैसे निकालना है। तो बेसिकली हमारे पास दो मेथड होते हैं निकालने के, हमारे पास दो मेथड होते हैं। अब वो पहला मेथड क्या है वो देखेंगे ध्यान से। पहला मेथड ये है भाई कि अगर कभी भी बराबर में दो से ज्यादा वेरिएबल आपको दे रखे हैं, दो से ज्यादा दे रखे हो, 3 दे रखे हो, 4 दे रखे हो, तो हम इजिली निकाल सकते हैं। देखो कैसे भाई, ए का रेशो
निकालने के लिए आप ए को हाइड कर लो, है ना। ए का रेशो निकालने के लिए हम ए को हाइड कर लेंगे, ए का रेशो निकालने के लिए हम ए को हाइड कर लेंगे, ए का रेशो निकालने के लिए ए को हाइड कर लो। बाकी अच्छा, इसे हाइड मेथड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइड मेथड। इसे हम हाइड मेथड बोलेंगे। ए का रेशो निकालने के लिए ए को हाइड कर लेंगे, है ना। बाकी जो भी बचेगा उनकी गुणा कर देंगे, तो कितना आएगा, 3 इंटू 4 कितना आ जाना है, 12। तो ए का रेशो 12 आएगा, यानी ए का रेशो निकालने के लिए जो भी बचेगा उनकी मल्टीप्लाई, ए का रेशो निकालने के लिए ए को हाइड कर लेंगे, बी का रेशो निकालने के लिए बी को हाइड कर लो, तो बाकी जो बचेगा उनकी गुणा कर देंगे। तो 4 इंटू 2 कितना आ जाना है, 8। इसी तरह सी का रेशो निकालने के लिए सी को हाइड करेंगे, तो 3 इंटू 2 कितना आ जाना है, 6। तो हमारा ये आ गया, है ना, ये हमारा रेशो आ गया। अब ये जो हमारा रेशो है ये हमारा फाइनल रेशो नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे किसी कॉमन टेबल पे कट रहे हैं, समझ रहे हो बात को। ये सारे के सारे किसी कॉमन टेबल पे कट रहे हैं, तो मुझे बता दो किस पे कट रहे हैं। अच्छा, फिर आप बोलोगे भाई सारे के सारे ये 2 पे कट रहे हैं। अच्छा, किसी ने ऐसा नहीं करना कि ये जो 2 हैं, अच्छा पहले इसे 2 पे काट लेते हैं, पूरे को 2 पे काट लेंगे तो कितना आएगा भाई 6, ये कितना आएगा 4, और ये कितना आ जाएगा 3, है ना। अच्छा, क्या इसके बाद भी ये कट रहे हैं, तो आप बोलोगे भाई, कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि भाई 6 और 4 आपस में 2 पे कट रहे हैं तो इन्हें काट देते हैं, ये अच्छे नहीं लग रहे तो इन्हें काट देते हैं। तो अच्छे लगने पे किसी ने नहीं जाना, मैं फिर से बात बोल रहा हूँ, अच्छे लगने पे किसी ने नहीं जाना, आपने शादी नहीं करनी इसे, समझ रहे हो बात को। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यही बस फाइनल रेशो हो जाएगा, किसी ने ऐसा नहीं करना कि इन्हें काट दिया, फिर तो बदतमीजी हो जाएगी, और बदतमीजी हमने नहीं करनी है, क्योंकि तुम समझदार इंसान हो, है ना। और तुमने रेलवे में अब की बार सिलेक्शन लेनी है तो लेनी है, ठीक है, बाकी जो होगा देखी जाएगी। तो ये हमारा जो है फाइनल रेशो हो जाएगा, तो यही हमारा जो रेशो है वो यही हो जाएगा फाइनल, है ना। तो एक तो तरीका ये है हमारे पास करने का। अब दूसरा तरीका क्या है वो भी मैं बता रहा हूँ। दूसरा तरीका हमारे पास ये है भाई, देखो ध्यान से, आपको ऐसे दे रखा था। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, दो, अच्छा आपको ये बात अच्छे से जानते हो कि 2, 3 और 4 कैल्शियम क्या होगा, 2, 3 और 4 कैल्शियम क्या होगा। अच्छा, 2, 3 और 4 कैल्शियम क्या होता है, देखो एलसीएम वो होता है जो सबसे बड़े नंबर, सबसे बड़ा नंबर क्या है, 4, या तो 4 एलसीएम होगा अगर वो 2 और 3 दोनों से कट रहा है, पर क्योंकि 2 से तो 4 कटता है पर 3 से नहीं कटता ना, तो 4 का आगे कोई ना कोई मल्टीपल होगा। तो 4 का कौन सा मल्टीपल होगा जिसमें ये दोनों आते हैं, तो आप बोलोगे भाई 12 होता है। तो जो भी एलसीएम होगा ना, जो भी एलसीएम होगा जिससे ये बेसिकली ये तीनों कटने चाहिए, है ना। अगर ये तीनों कट रहे हैं ना किसी भी नंबर से, तो वो यहाँ बराबर में लिख दो। अच्छा, मुझे बताओ यहाँ से इस बात का मतलब ये है कि 2 ए अलग से 12 के बराबर है, 3 भी अलग से 12 के बराबर है, 4 सी अलग से इसके बराबर है ना। अगर 2 ए को 12 के आप बराबर रखोगे, 2 ए को 12 के बराबर रखोगे, तो आप मुझे बताओ भाई ए कितना आएगा, तो आप बोलोगे 6 आएगा। इसी तरह जब 3 बी को हम 12 के बराबर रखेंगे, तो यहाँ से बी कितना आएगा, तो आप बोलोगे 4 आएगा। अच्छा, इसी तरह 4 सी को अगर हम 12 के बराबर रखेंगे, तो यहाँ पे 4 दिए 12 आएगा, यानी ए की वैल्यू कितनी है 6, इसकी 4 और इसकी 3, है ना। तो भाई यही तो हमने लिखा है 6, 4 और 3। तो एक तरीका ये है और एक तरीका वो है, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी यूज कर लेते हैं, वो आप पे है, आपकी चलेगी यहाँ पे, जो भी आपको पसंद होगा आप वो यूज कर सकते हो। चाहे तो हाइड मेथड यूज कर सकते हो, चाहे ये वाला मेथड यूज कर सकते हो। इसमें आपने जो भी इन तीनों से घट रहा होगा उसके बराबर मान लेना है। 2 ए को 12 के बराबर रखोगे तो ये 2 से कट जाएगा तो 6 आएगा, बी से कट जाएगा तो इसी तरह सी से, है ना। तो ये सारी वैल्यू आ जानी है, तो बस ये है ना, लिख लो इसे। अच्छा देखो, मैंने आपको यही बात समझाई है कि कभी भी अगर आपको इस तरह से लिखा है कि 3 ए इज इक्वल टू 5 बी इज इक्वल टू 15 सी, ये लिखा है आपको, है ना। अच्छा, आपको आगे जैसे इस तरह से भी, जैसे यहाँ पे 2D इस तरह से लिखा हो, आपको ऐसे भी तो लिख सकता है ना। तो वहां से ए बी सी डी का रेशो आपने निकालना है। इसी तरह से आप एक और, मैं आपको इधर लिख रहा हूँ, 3 ए इज इक्वल टू 5 बी इज इक्वल टू 15 सी इज इक्वल टू 2D। तो यहाँ पे ये वाला जो है, ये वाला हम हाइड मेथड से करेंगे, ये आपने हाइड मेथड से करना है। और ये जो है आपने इधर वाला जो है ये आपने एलसीएम मेथड से करना है, ये अपने एलसीएम मेथड से करना है। तो दो तरीके होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, एक बार ट्राई करेंगे जल्दी से सारे और मुझे आंसर बताएंगे क्या आएगा।
अच्छा हुआ किसी से, तो देखो ध्यान से, पहले तो हम हाइड मेथड की बात करते हैं। अच्छा यहाँ से एबीसी का रेशो, एबीसीडी का रेशो कैसे निकलेगा, एबीसीडी का रेशो यहाँ से कैसे निकलेगा, तो मैंने आपको ये बात समझाई है, मैंने आपको यही बात बोली है कि ए का रेशो निकालने के लिए ए को हाइड कर लेंगे, बाकी जो भी बचेगा उनकी गुणा कर देंगे, है ना। जैसे 5 की गुणा 15 के साथ, और फिर यहाँ पे, है ना, तो कितना आएगा, 15 दूनी 30, और 30 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 150, है ना। तो ए का रेशो कितना आ जाएगा, 150। अच्छा इसी तरह मुझे ये बता दो कि भाई बी का रेशो क्या आएगा, तो बी को हाइड कर लेंगे, तो 15 दूनी 30, और 30 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 90, 30 इंटू 3 कितना हो जाना है, 90, तो ये आ जाएगा। अच्छा इसी तरह सी को हाइड करेंगे तो जो भी बचेगा, नहीं 5 ये 15, और 15 दूनी कितना आ जाना है, 30, तो ये आ जाएगा। इसी तरह डी का रेशो निकालने के लिए डी को हाइड कर लेंगे। अच्छा डी को हाइड करेंगे तो गुणा करेंगे, कितना आएगा, 15 5 75, और 75 इंटू 3, ठीक है। अच्छा ये 15 इंटू 15 कितना हो जाएगा भाई, 225, 225, तो ये आ जाएगा। अच्छा अब ये सारे के सारे किसी पे कट रहे हैं, तो मुझे बता सकते हो किस पे कटेंगे, तो आप बोलोगे भाई 15 पे कटेंगे। अब 15 का पहाड़ा तो तुम्हें आता भी नहीं होगा, ये आता है सभी को, सबको आता है, मुझे पता है, बहुत इंटेलिजेंट हो तुम। तो 15 पे से जब हम काट लेंगे तो कितना आएगा, 10 बार कटेगा, और 15 पे 15 छिके 90, 15 दूनी 30, और 15 इंटू 15 कितना होता है, 225, तो ये आ जाएगा। तो ये हमारा रेशो हो जाएगा, है ना। ये आगे ये नहीं कटेंगे, अगर किसी ने काटना है तो आप इन दोनों को काट सकते हो, 2 पे काट दोगे या नहीं, बताइए, काट दोगे या नहीं, तो मत काटना। अगर तुमने ये काटा तो वहीं आके कूटना है मैंने तुम्हें, ठीक है। तो सारे काटने, अगर किसी कॉमन टेबल पे कटेंगे तो अदरवाइज ये नहीं कटेंगे, ठीक है। अच्छा ये वाला हम एलसीएम मेथड से करते हैं। अच्छा सभी का एलसीएम कितना आएगा, सभी का एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम सबसे बड़ा नंबर होता है, अगर वो सभी से डिवाइड हो रहा है, पर ये सबसे डिवाइड नहीं हो रहा है, ये 2 से नहीं कट रहा, तो इसका आगे कोई ना कोई मल्टीपल होगा। जैसे 30, 30 देखो इससे भी कट रहा है, 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 तो यहाँ से ए बी सी डी का डायरेक्ट हम रेशो निकाल देंगे। कैसे भाई, देखो ध्यान से, 3 ए को जब 30 के बराबर रखोगे तो ए कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10, ए कितना आ जाना है, 10, देख लो चाहे, 3 ए को जब आप 30 के बराबर रखोगे तो 3 से ये कट जाएगा 10 बार, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10, है ना। इसी तरह 5 बी को जब आप 30 के बराबर रखोगे तो बी की वैल्यू कितनी आ जानी है, 6 आ जाएगी या नहीं। इसको आप 15 सी को जब इसके बराबर रखोगे तो सी की वैल्यू कितनी आ जानी है, 2। इसी तरह जब इसको बराबर रखोगे तो कितना आ जाएगा, 15, है ना। तो यही तो हमने सीधे निकाला है, यही तो हमने सीधे निकाला है। तो आप वैसे भी निकाल सकते हो, वैसे भी निकाल सकते हो, दोनों मेथड अपने आप में लाजवाब मेथड है ना। तो बस धीरे धीरे मैथ से प्यार हो जाएगा, और जब आपको मैथ से प्यार होगा ना, तब आपको कुछ भी सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगेगा। किसी को साइंस अच्छा लगता है, किसी को अकाउंट अच्छा लगता है, किसी को इकोनॉमिक्स अच्छी लगती है, तो धीरे धीरे अगर आपको धीरे धीरे मैथ जब आपके दिमाग में बैठ जाएगा ना, तो आपको चारों तरफ ही मैथ दिखेगा, है ना। तभी तो कहते हैं कि भाई जो मैथ है वो लैंग्वेज है गॉड की, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड, है ना, ऐसा बोलते हैं। तो इसी वजह से बोलते हैं कि धीरे धीरे अगर आपको मैथ से प्यार होगा तब आपको कोई भी सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगेगा, मैथ के सिवा आपको मैथ ही दिखेगा चारों तरफ। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैथ में आप 100% स्कोर कर सकते हो, ठीक है। आप अगर इस एनटीपीसी की बात अगर मैं करूँ तो इसमें 30 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, ये बात हम जानते हैं कि मैथ जो है यहाँ पे 30 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, और 30 जो क्वेश्चन है वो कम नहीं होते, ठीक है। और रीजनिंग जो है, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, तो ये टोटल मिला के 55 क्वेश्चन है। अगर 55 क्वेश्चन आपको सिर्फ ये 2 सब्जेक्ट ही दिला रहे हैं, और यहां से आप 100% नंबर कवर कर सकते हो, 100%। मैं नहीं कहता यहां से 1 नंबर भी आपका करना चाहिए, ठीक है। तो बस क्लासेस देखो और आप 100% यहां से स्कोर करोगे पक्का, ठीक है। आपको हर तरह का कॉन्सेप्ट हम कराएंगे जो एग्जाम में आएगा, और जब आप एग्जाम में बैठे होगे ना, तब आपको ये लगेगा कि सर ने, आपको मेरी आवाज वहां पे सुनाई देगी, है ना। बस वहां पे आपको सुनना है अंतर ध्यान से। तो चलिए फिर, अच्छा देखो अगली बात, 3 बातें हमने सीख ली हैं, और ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, है ना। अच्छा हमने लास्ट टाइम जो है हाइड मेथड पढ़ा है। हाइड मेथड एक जगह और लगता है, और वो कहाँ लगता है वो आपने समझना है ध्यान से। हाइड मेथड दूसरी जगह कहाँ लगता है, देखो आपने ये बात अच्छे से पढ़ी है। अच्छा अगर मैं आपको ये बात बोल दूं कि भाई जो स्पीड है वो किसके बराबर होती है, तो आप बोलोगे स्पीड जो है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर होती है स्पीड। अच्छा मुझे एक बात आप बता सकते हो कि भाई जो अगर यहाँ पे स्पीड और टाइम जो है ना, स्पीड और टाइम एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। आप ऐसी बात बोल सकते हो कि जो स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इस बात को ऐसे लिखा जाता है ना, ऐसे लिखा जाता है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का निशान होता है, ये प्रोपोर्शनैलिटी का निशान होता है। किसका भाई, प्रोपोर्शनैलिटी का।
अगर मैं आपको बोलूं कि भाई कि यहाँ पे स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं कब, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो स्पीड और टाइम आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि भाई कहीं जाने पे अगर आप मान लो आप बाइक से अपने घर से बाइक आते हो ना, आप मान लो आप अपने घर से कॉलेज जाते हो बाइक पे, अगर आप अपनी बाइक की स्पीड बढ़ाओगे तो आपको टाइम वहां जाने में क्या लगेगा? कम लगेगा। अगर स्पीड आपकी बढ़ रही है तो टाइम जाने में क्या लग रहा है? कम लग रहा है। इसी तरह अगर टाइम ज्यादा लग रहा है इसका मतलब आपकी स्पीड क्या हो रही होगी? कम हो रही होगी, है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, उल्टे होते हैं, है ना। इस बात का मतलब ये है, ये बात सबको क्लियर है कि स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर मैं आपको ये बात बोलूं कि भाई दो बंदों की स्पीड का रेशो 2:3 है, कितना है? 2:3 है, तो आप मुझे बता सकते हो कि इनके टाइम का रेशो कितना होगा? तो आप सीधे आपने बात बोल देनी है कि जी ऐसा होगा, बस उल्टा हो जाएगा। ये बात हम प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है, ये बात हम प्रूव भी कर सकते हैं, पर इसका प्रूफ आपको टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर में बताऊंगा। यहाँ पे आप सीधी ये बात ध्यान रखोगे, है ना, ये बात आप सीधी यहाँ ध्यान रखोगे कि जो स्पीड है वो 2:3 अगर है तो टाइम का रेशो बिल्कुल उल्टा हो जाना है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूज होना है, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूज होना है, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि भाई ये तो चलो आपने ठीक है ये बात बोल दी है ना, बट अगर यही स्पीड आपको 2 से ज्यादा वेरिएबल में इस तरह से दी होगी, अगर 2 से ज्यादा वेरिएबल में स्पीड का रेशो आपको दे रखा है और वहां से टाइम का रेशो पूछ लिया, तो हम कैसे निकालते हैं? तब हम हाइड मेथड ही यूज करेंगे, यानी पहला रेशो छिपा लेंगे, जो भी बचेगा उनकी गुणा कर देंगे तो कितना आएगा? 8। अच्छा फिर दूसरे को छिपाएंगे तो कितना आएगा? 4×3 = 12। तीसरे को छिपाएंगे तो कितना आएगा? तो 3×2 = 6, तो ये आ जाएगा हमारा। अच्छा ये 2 पे कट रहे हैं तो काट लेंगे, अगर ये 2 पे कट रहे हैं तो काट लेंगे, तो कितना आ जाना है भाई? ये आ जाना है ना। तो ये बात आप ध्यान रखोगे कि भाई यहां भी हम हाइड मेथड का ही यूज करते हैं। कब हाइड मेथड का यूज करते हैं? तो आप बोलोगे अगर स्पीड 2 से ज्यादा वेरिएबल में, यानी 3 में दे रखी है, 4 में दे रखी है, अगर स्पीड 2 से ज्यादा वेरिएबल में दे रखी है ना, तो वहां से टाइम का रेशो निकालने के लिए भी हम हाइड मेथड का ही यूज करते हैं। एक तो यहाँ पे यूज करते हैं, एक 2 से ज्यादा वेरिएबल अगर बराबर में दे रखे हो तो वहां भी एबीसी का रेशो निकालने के लिए हम हाइड मेथड का यूज करते हैं। बात सबको क्लियर है? तो 2 जगह हाइड मेथड का यूज करेंगे। पहली बार तो यहाँ पे अगर स्पीड 2 से ज्यादा वेरिएबल में दे रखी है, वहां से टाइम का रेशो निकालने के लिए हाइड मेथड का यूज करते हैं। पहली बात ये। दूसरी बात, अगर 2 से ज्यादा वेरिएबल बराबर में दे रखे हैं, इस तरह से 2 से ज्यादा वेरिएबल अगर बराबर में दे रखे हैं इस तरह से, है ना, और वहां से एबीसी का रेशो अगर निकालना हो तो हम यहाँ भी हाइड मेथड का यूज करते हैं, और यहाँ भी अगर स्पीड 2 से ज्यादा वेरिएबल में दे रखी हो तब भी हम हाइड मेथड का ही यूज करेंगे। बात सबको क्लियर है? तो चेप लो इसे। अच्छा देखो आगे अगली बात है, फिफ्थ बात है हमारी कि भाई अगर रेशो आपको फ्रैक्शनल फॉर्म में दे रखी हो, रेशो अगर आपको फ्रैक्शनल फॉर्म में दे रखी हो तब कैसे होगा, है ना। रेशो आपको अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में दे रखी है तो पहली बात तो ये है, देखो इस तरह से आपको दिया जाएगा कि भाई 2a रेशो 5/6, इस तरह से फ्रैक्शनल दे रखा है। दूसरा आपको इस तरह से दिया हुआ है, इस तरह से दी है। अच्छा इनको सोल्व करके देखेंगे पहले तो कहने सिंपलेस्ट। अच्छा इस तरह से आपको रेशो दे रखा होगा, एक आपको इस तरह से रेशो दे रखा होगा। अच्छा मैं एक और लिख रहा हूं यहाँ पे, देखो चलो पहले इनको सोल्व करते हैं। अच्छा देखो ध्यान से, चलो यहाँ लिख लेते हैं। देखो ध्यान से, अगर मैं आपको ये बात बोल दूं कि रेशो आपको ये फ्रैक्शनल फॉर्म में दे रखी है, अगर रेशो कभी भी फ्रैक्शनल फॉर्म में दे रखी हो तो आपने उन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे चेंज करना है? 2 तरीके होते हैं चेंज करने के। अच्छा अगर तो 2 रेशो हैं, तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी इसकी गुणा इसके साथ कर देंगे, इसकी गुणा इसके साथ कर देंगे, यानी 6×2 कितना हो जाएगा? 12, और 3×5 कितना हो जाएगा? 15, है ना। अब ये दोनों 3 पे कट रहे हैं तो काट लेंगे, तो 3×4 = 12 और 3×5 कितना आ जाएगा? 15, तो कितना रेशो हो जाएगा भाई? 4:5। तो एक तो तरीका ये है करने का, है ना, आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अच्छा यहाँ भी ऐसे कर लेंगे, यहाँ भी ऐसा कर लेंगे, पर यहाँ पे बीच में बराबर का निशान है तो यहाँ पे 2 स्टेप होंगे, यानी पहले आपने इसकी गुणा इसके साथ कर देनी है तो कितना आएगा? 12a, और इस 3 की गुणा 5 के साथ कर देनी है तो बीच में बराबर है तो बराबर लिखेंगे। 3×5 कितना आएगा? 15b, है ना। अब देखो ध्यान से कि भाई ये 3 पे कट रहे हैं तो 3×4 = 12 और 3×5 = 15, यानी यहाँ पे 4a = कितना आएगा? 5b। और यहाँ से ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि भाई a/b कैसा आएगा? बीच में अगर बराबर का निशान हो तो यहाँ से a/b निकालना, तो जो b के साथ लिखा होगा a का रेशो होता है, जो a के साथ लिखा होगा b का रेशो होता है, तो फिर ऐसे करेंगे।
बात सबको क्लियर है? तो बस यहाँ पे सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसे काट देंगे, फिर आपका ये आ जाएगा। बट अगर बीच में बराबर का निशान है, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, फिर बराबर आएगा तो उसे फिर ऐसे चेंज करेंगे, यानी यहाँ पे दो स्टेप यूज होंगे, है ना। यहाँ पे सीधा ही हो जाएगा आपका, है ना। अब देखो ये इस तरह से है, अगर दो से ज्यादा वेरिएबल है तब यहाँ पे हम क्रॉस वाला मेथड यूज नहीं करेंगे। फिर हम कैसे करेंगे फिर, अच्छा वो मैं बताता हूँ, एक बार आप इतना लिख लीजिए पहले। अच्छा देखो ध्यान से, मैंने आपको दो तरीके से ये फ्रैक्शन वैल्यू लिखी है, एक तो ये तरीका है और एक ये तरीका है ना। आपको इस तरह से डायरेक्ट ये ऐसे देखे है ना, बीच में बराबर का निशान है, एबीसी का रेशियो पूछ लेगा, और इसी तरह यहाँ से भी से सिंपलेस्ट फॉर्म पूछ लेगा। तो यहाँ से अगर यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म आपसे पूछ रहा है तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने सिंपल देखो क्या करना है कि भाई इन नीचे वाले नंबर का आपने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं लगेगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई दो में ही आप लगा सकते हो। पर ये कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपने नीचे वाले नंबर का क्या लेना है भाई, एलसीएम लेना है। अच्छा 5, 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, तो आप बोलोगे 20 आएगा, है ना। तो जितना भी एलसीएम आएगा तो सभी रेशियो को उस एलसीएम से गुणा कर देंगे, सभी रेशियो को उस एलसीएम से गुणा कर देंगे। इसका फायदा ये होगा कि नीचे वाले नंबर कट जाएंगे, है ना। तो कितना आएगा ऊपर 10 इंटू 1 यानी 10 आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखो ये 4 से 5 बार कटेगा तो 5 इंटू 1 कितना आ जाना है 5। अच्छा ये 5 इससे 4 बार कटेगा तो कितना आ जाएगा फिर हमारा 4 इंटू 1 यानी कितना आ जाना है 4, है ना। तो ये आ जाना है फिर हमारा, ठीक है। तो ऐसे करेंगे, तो ये तरीका होता है, यानी इसे हम एलसीएम मेथड से ही यूज करेंगे। यहाँ पे इसे एलसीएम मेथड से ही हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे ये वाला। अच्छा यहाँ पे कभी भी इस तरह तरीके से अगर दे रखा हो तो आपने वही एलसीएम मेथड यूज करना है, यानी नीचे वाले सभी नंबर का एलसीएम लेना है। तो अच्छा 3, 6 और 9 का एलसीएम कितना आएगा 18, तो आपने 18 से गुणा कर देना है सभी को 18 से गुणा कर देंगे। अगर सभी को 18 से गुणा करेंगे तो 3 इससे 6 बार कटेगा तो 6 इंटू 2 यानी कितना आएगा 12, एक बीच में बराबर है तो बराबर लिखेंगे, 6 तिये 18, 3 इंटू 5 कितना आएगा 15 भी, और यहाँ पे कितना आएगा 9 दूनी 18, 2 इंटू 2 कितना आएगा 4 सी, है ना। तो यहाँ से ये इस तरह से आ जाएगा। अच्छा मुझे आप बता सकते हो कि एबीसी का रेशियो यहाँ से कितना आएगा, एबीसी का रेशियो। तो अच्छा ये डायरेक्ट नहीं होता, यहाँ पे तो डायरेक्ट हो गया क्योंकि बीच में रेशियो था, पर यहाँ पे बीच में बराबर है तो इसमें दो मेथड, इसमें दो स्टेप यूज होंगे। एक तो यहाँ तक आपने ये कर लिया, इसके बाद एक और मेथड, एक और स्टेप इसमें यूज होगा, हाइड मेथड, है ना। तो हाइड मेथड यूज कर लो, यानी ए का रेशियो निकालने के लिए ए को हाइड करेंगे तो 15 इंटू 4 कितना आएगा 60। इसी तरह बी का रेशियो निकालने के लिए बी को हाइड करेंगे तो 12 इंटू 4 कितना आ जाना है 48। सी का रेशियो निकालने के लिए सी को हाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये कितना आता है हमारा 180, 180, है ना। अब ये अगर किसी टेबल पे कट रहे हैं तो काट लो इसे। मुझे बताओ ये किस पे कट रहे हैं, पहाड़े आते हैं तुम्हें हाँ या ना, तो आप बोलोगे भाई ये 15 पे कट रहे हैं। किस पे कट रहे हैं 15 पे, तो 15 पे नहीं कट रहे हैं, ये 12 पे कट रहे हैं। तो 12 पंजे 60, 12 चौके 48 और ये 12 कम 12 और 12 12 पंजे 60, है ना। तो ये आ जाएगा फिर हमारा 5, 4, 15, है ना। तो ये दो तरह के क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछे जाते हैं, तो लिख लो फिर इन्हें। तो आगे देखेंगे भाई ध्यान से। अच्छा इसके बाद अगर मैं आपको ये बात बोलूं कि आपने जो है क्लबिंग ऑफ रेशियो सीखनी है, इसके बाद आपने सीखनी है क्लबिंग ऑफ रेशियो। अब ये क्लबिंग क्या होता है वो सुनो ध्यान से। रेशियो को हम क्लब कैसे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये पूछी जाती है आपको एग्जाम में, ठीक है। देखो कैसे करते हैं, अगर आपको मान लो इस तरह से ये ए और बी मैंने यहाँ पे दिया है, ए और बी का रेशियो मैंने लिख दिया यहाँ पे 2:3 है। ए और बी का रेशियो कितना है 2:3 है। अच्छा इसी तरह से आपको बी और सी का रेशियो दिया जाएगा। बी और सी का जो रेशियो है भाई वो मान लो 6:5 है। बी और सी का रेशियो कितना है 6:5 है। अच्छा ए और बी का रेशियो कितना है, तो आप बोलोगे 2:3 है, 2:3 है।
ए और बी का रेशो 2:3 है, बी और सी का जो रेशो है वो कितना है 6:5 है ना। तो मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि भाई यहाँ से ए बी सी का रेशो कितना होगा, यहाँ से ए बी सी का रेशो कितना होगा, यहाँ से ए बी सी का रेशो कितना होगा, मैं आपको ये पूछ रहा हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, तो आप बोलोगे भाई दोनों में जो कॉमन है वो बी है। तो एक तो आप ऐसा कर लोगे, इसको बैलेंस कर लो। बैलेंस का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पे बी 6 है तो इसको भी 6 कर लो, कर सकते हैं ऐसे कि भाई यहाँ, क्योंकि दोनों में कॉमन देखो। अच्छा दोनों में जो कॉमन है, दोनों, एक तो मैंने ये रेशो लिखी है ए रेशो बी, और दूसरा मैंने लिखा है वो बी रेशो सी लिखा है। तो आप मुझे ये बता सकते हो कि दोनों में कॉमन क्या होगा, तो आप बोलोगे दोनों में कॉमन बी है। अगर दोनों में कॉमन बी है तो आप बी को बराबर कर लो। सिंपल सी बात मैं आपको बोल रहा हूँ कि बी को बराबर कर लो। अच्छा बी को बराबर कैसे करेंगे, बी अगर यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 बना लेंगे। अब ये बी 6 कैसे बनेगा, तो आप बोलोगे भाई यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे। तो फिर ऐसे मत करना कि 2 से मैंने सिर्फ इसको गुणा कर दिया, इसको नहीं किया। अगर सिर्फ इसको गुणा कर दिया ना तो ये बुरा मान जाएगा, ठीक है। तो अगर गुणा करना है तो दोनों को ही करना होता है। तो मुझे एक बात बताओ, इस 2 से जब यहाँ पे गुणा करोगे तो कितना आएगा भाई, तो आप बोलोगे 4:6 आएगा। अच्छा देख लो, चाहे बी दोनों साइड बराबर हो गया, अगर बी बराबर हो गया तो बस कहानी खत्म। ए का कितना आ गया 4, बी का कितना आ गया 6, और सी कितना है हमारा, वो तो 5 है। उधर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो एक तो तरीका ये है, एक तो तरीका ये है। अच्छा दूसरा तरीका फिर देख लो क्या है। दूसरा तरीका हम ज्यादातर यही दूसरे वाला तरीका यूज करते हैं। देखो क्या होगा, 2:3। अच्छा इससे 2 से ज्यादा भी वेरिएबल अगर दे रखे हो वो भी इजीली सॉल्व हो जाते हैं। ये ए और बी का रेशो दे रखा था, और बी और सी का रेशो कितना है भाई, तो आप बोलोगे 6:5 है, ठीक है। अच्छा ये बात ध्यान रखना, जो भी कॉमन वैल्यू होती है ना वो हमेशा आपने बीच में लिखनी है। जो भी कॉमन वाली वैल्यू होगी वो आपने बीच में लिखनी होती है। अच्छा यहाँ से ए बी सी का रेशो देखो कैसे निकलेगा। देखो ए बी का रेशो ए बी के नीचे लिख देंगे, ए बी का रेशो हम ए बी के नीचे लिख देंगे, और बी सी का रेशो आपने बी सी के नीचे लिख देना है, बी सी का रेशो आपने बी सी के नीचे लिख देना है। तो ए का रेशो ए बी का रेशो ए बी के नीचे लिख देंगे, बी सी का रेशो बी सी के नीचे लिख देंगे, है ना। अच्छा फिर आप बोलोगे भाई यहाँ पे कुछ नहीं है और ना ही यहाँ पे कुछ है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपने लिखना है। अच्छा मुझे आप ये बताओ कि भाई यहाँ पे कुछ नहीं है, या तो इसके कुछ लेफ्ट में लिखा होगा या फिर राइट में लिखा होगा, है ना। या तो इसके कुछ राइट में लिखा होगा या फिर लेफ्ट में लिखा होगा। लेफ्ट में तो कुछ नहीं है, पर राइट में कितना लिखा है 6, तो यहाँ पे 6 लिख दो, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, या तो इसके राइट में कुछ लिखा होगा या फिर लेफ्ट में, क्योंकि राइट में तो कुछ नहीं है पर लेफ्ट में क्या लिखा है 3, तो यहाँ हम 3 लिख देंगे, है ना। बस जो भी अब इनकी गुणा कर देंगे। अच्छा ये बात ध्यान रखना, गुणा करना है ना कि जोड़ना है। तो गुणा करेंगे तो 6 × 2 कितना आ जाना है 12, 6 × 3 कितना आ जाना है 18, और 5 × 3 कितना आ जाना है 15। अच्छा क्या ये किसी पहाड़े पे कट रहे हैं सारे के सारे, किसी कॉमन टेबल पे कट रहे हैं, तो आप बोलोगे भाई ये 3 पे कट रहे हैं। अगर ये 3 पे कट रहे हैं तो काट देंगे, 3 चौके 12, 3 छिक्के 18 और 3 पंजे 15, तो ये हमारा रेशो हो जाएगा 4:6:5, 4:6:5, है ना। तो ये 2 तरीके हैं। तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, आप ऐसे भी यूज कर सकते हो। इसे बैलेंसिंग मेथड बोलते हैं, इसे बैलेंसिंग मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो लिख लो इसे। आपके लिए क्वेश्चन है, आपके लिए ये दोनों क्वेश्चन है। आपने क्लब करना है और जल्दी से बताना है कि आंसर फेंक के मारना है आपने जल्दी से, है ना। तो बताएंगे फिर कितना आंसर आएगा। देखो भाई ध्यान से, ए बी आपने ए बी सी को क्लब करना है। यहाँ पे ए बी का रेशो, ये ए बी का रेशो अलग से दे रखा है, बी सी का रेशो अलग से दे रखा है। तो या तो दोनों को बैलेंस करके कर लो। अगर बैलेंस करके आपने नहीं करना तो मैंने आपको तरीका बताया हुआ है कि ए बी का रेशो ए बी के नीचे लिखेंगे और बी सी का रेशो बी सी के नीचे लिखना है, पर अगली लाइन में लिखना है। बात ध्यान रखना, आपने अगली लाइन में लिखना है, ठीक है। तो ए बी का रेशो ए बी के नीचे मैंने लिख दिया, बी सी का रेशो बी सी के नीचे लिख दिया, पर अगली लाइन में लिखना है, ये बात ध्यान रखना। अच्छा फिर मुझे आप ये बताओ कि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आपको लिखना पड़ेगा। तो अब मुझे एक बात बताओ, या तो इसके राइट में कुछ लिखा होगा या फिर लेफ्ट में, है ना। राइट में तो कुछ नहीं है पर लेफ्ट में 5 है, तो यहाँ 5 लिख देंगे,
है ना। यहाँ पे देखो इसके लेफ्ट में तो कुछ नहीं है, पर राइट में कितना है, 2 है, तो यहाँ 2 लिख देंगे, है ना। उसके बाद आपने गुणा कर देना है। अच्छा गुणा करेंगे तो 2 इंटू 1 2 आएगा, 2 इंटू 5 कितना आएगा, 10 आएगा, और 3 इंटू 5 कितना आ जाना है, 15। अच्छा ये आगे किसी के टेबल पे नहीं कट रहे, ये कॉमन टेबल पे नहीं कट रहे, तो आपने नहीं काटना है बस, है ना, बात खत्म। अच्छा यहाँ पे देखो ए बी का रेशो ए बी के नीचे लिख देंगे, बी सी का रेशो बी सी के नीचे लिख देंगे, और सी डी का रेशो सी डी के नीचे लिख देंगे, पर अगली लाइन में लिखना है सब कुछ, है ना। ए बी का रेशो ए बी के नीचे लिख देंगे, बी सी का रेशो बी सी के नीचे लिख देंगे, और सी डी का रेशो सी डी के नीचे लिख देंगे, पर अगली लाइन में लिखना है। अच्छा मुझे ये बात बताओ, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, 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 और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होगा, तो यहाँ कुछ ना कुछ आपने लिखना है। तो अब मुझे एक बात बताओ, या इसके ना तो राइट में कुछ लिखा है पर लेफ्ट में क्या है, 2 है, तो यहाँ 2 लिख देंगे। यहाँ पे इसके राइट में कुछ नहीं है पर लेफ्ट में 2 है, तो 2 लिख देंगे। यहाँ पे इसके राइट में कुछ नहीं है पर लेफ्ट में 5 है, तो यहाँ 5 लिख देंगे। यहाँ पे देखो इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है पर राइट में 3 है, तो 3 लिख देंगे। यहाँ भी 3 लिख देंगे। यहाँ पे देखो लेफ्ट में कुछ नहीं है पर राइट में 2 है, तो यहाँ 2 लिख देंगे। उसके बाद गुणा कर देनी है, बात खत्म, है ना। तो 3 दूनी 6 6 आएगा। अच्छा 3 दूनी 6 दूनी 12, है ना, 12 आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे 3 15 15 दूनी कितना आएगा, 30 आएगा। अच्छा यहाँ बता दो, तो आप बोलोगे 10 दूनी 20, है ना, 20 आ जाएगा। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये किसी के टेबल पे सारे के सारे कट रहे हैं, तो आप बोलोगे भाई 2 पे कट रहे हैं। अच्छा 2 पे जब इसे काटोगे तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 15 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, 10। ठीक है, तो ये हमारा रेशियो है, इससे आगे ये नहीं सॉल्व होगा, है ना। तो बस ये आ जाएगा हमारा आंसर। अच्छा देखो इसके बाद है बैलेंसिंग ऑफ रेशियो, इसके बाद हम बैलेंसिंग ऑफ रेशियो पढ़ेंगे। अब ये रेशियो को बैलेंस कैसे किया जाता है वो देखो ध्यान से, आपको इस तरह से लिखा होगा, आपको इस तरह से लिखा है ना। एक तो आपको ये दिया हुआ है, एक आपको ऐसे दिया हुआ है ना। एक आपको ये दे रखा है कि भाई यहाँ पे जो है a इज इक्वल टू 2/3 बी प्लस सी है, और जो बी है वो 3/7 टाइम्स है सी प्लस ए का, और जो ए है वो 2/3 टाइम्स है बी प्लस सी का, जो बी है वो 3/7 टाइम है सी प्लस ए का। तो आपको यहाँ से ए बी सी का रेशियो पूछा जाएगा कि ए बी सी का रेशियो बताओ। तो अब ये कैसे करते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, देखो ध्यान से कैसे करेंगे, ये आपको कई चैप्टर में काम आएगा, है ना। तो देखो ध्यान से कैसे करते हैं इसे। तो आपने करना क्या, जैसे बी और सी इधर ये पूरा का पूरा गुणा में है इसके साथ, तो इधर आके बाद में आ जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए अपॉन बी प्लस सी नीचे आ जाएगा, है ना, बी प्लस सी नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2/3, यहाँ पे 2/3 आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखो ये b तो यहाँ पे ऑलरेडी है, c प्लस a को नीचे ले आएंगे, ये आ जाएगा 3/7। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ए बी सी तीनों बंदे हैं, यहाँ पे ए बी सी तीनों बंदे हैं, इन्हें बंदे मान लो, बंदिया मान लो, बंदिया मान सकते हो, पर ये बंदे मान लो, जा सही है। तो ए बी सी तीनों नंबर है। अच्छा तीनों के पास टोटल मिला के कितने रुपए हैं, तो आप बोलोगे 2 और 3 5 रुपए हैं, पर यहाँ भी तो ए बी सी तीनों है, ऊपर नीचे लिखा है तो उसे क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे भी ए बी सी तीनों ही बंदे हैं, पर यहाँ पे इनके पास मिला के 10 रुपए हैं भाई, तो ये तो भेदभाव है। यहाँ पे इनके पास 5 रुपए हैं, पर यहाँ पे इनके पास 10 रुपए हैं, तो आप दोनों साइड बराबर कर दो, क्योंकि वही 3 बंदे यहाँ है, वही 3 बंदे यहाँ है, पर यहाँ पे इनके पास 5 रुपए हैं, यहाँ पे इनके पास 10 रुपए हैं, तो आप बराबर कर दो इन्हें, है ना। मुझे एक बात बताओ, क्या 10 को 5 बनाया जा सकता है, तो आप बोलोगे इससे थोड़ा टफ होगा गुरुजी, तो हम इस 5 को 10 बना सकते हैं, क्योंकि वो 10 है तो इसे भी 10 बना लेंगे। 5 को 10 बनाना आसान होता है। अच्छा 5 को 10 कैसे बनाते हैं, तो आप बोलोगे 2 से गुणा करके, तो आप 2 से गुणा कर दो ऊपर नीचे, ये बात ध्यान रखना, ऊपर नीचे दोनों साइड गुणा करना है ना, क्योंकि अगर इसे गुणा कर दोगे तो ये बुरा मान जाएगा, तो इसलिए 2 से, अगर यहाँ ये टोटल 5 है ना, तो 5 को किससे गुणा करेंगे 10 बन जाए, तो 2 से, है ना, तो ये हो जाएगा। अच्छा देखो फिर यहाँ पे a अपॉन बी प्लस सी कितना होगा, तो आप बोलोगे भाई ये 2 दूनी 4 और ये 3 दूनी 6, है ना। अच्छा यहाँ पे देखो b अपॉन सी प्लस ए कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे भाई 3/7। अच्छा देख लो, चाहे अब 4 + 6 10, यहाँ पे 3 + 7 10 हो गया ना पूरा, है ना। यहाँ भी 10 रुपए हैं, वहाँ भी 10 रुपए हैं, तो आप कोई बुरा नहीं मानेगा। अब आप ए बी सी का रेशियो यहाँ पे सीधा लिख सकते हो। कैसे भाई, देखो ए के साथ कितना लिखा है, तो आप बोलोगे 4, ए के पास 4 रुपए हैं। अच्छा बी के पास कितने हैं, 3 है।
अच्छा टोटल मिला के इन तीनों के पास कितने हैं, तो आप बोलोगे भाई टोटल तो 10 रुपए हैं तीनों के पास मिला के। अगर इसके पास 4 रुपए हैं, इसके पास 3 रुपए हैं, तो टोटल 7 रुपए हो गए, तो बचे हुए सी के पास होंगे 3। अगर नहीं बात समझ में आई, फिर आप ऐसा करो, बी और सी दोनों के पास मिला के कितने हैं, 6 रुपए, है ना। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आई, तो बी और सी दोनों के पास 6 रुपए हैं। अगर बी को आपने 3 रुपए दे दिए, अगर बी को 3 रुपए दे दिए, तो सी को कितने दोगे ताकि दोनों के पास मिला के 6 हो जाए, तो आप बोलोगे भाई 3 ही देंगे। इधर से भी निकाल सकते हो कि आप भाई सी और ए दोनों के पास 7 रुपए हैं, अगर ए को आपने 4 दे दिए तो इसे 3 देने पड़ेंगे ना, तभी तो 7 होगा, तो इसलिए ये 3 आएगा, है ना। तो ऐसे निकालेंगे, इसे बैलेंसिंग ऑफ रेशो बोलते हैं। ठीक है, लिख लो इसे, फिर एक और क्वेश्चन आपको दूंगा। अच्छा देखो, आपके लिए क्वेश्चन है, आपको c अपॉन ए प्लस बी 3/4 दिया हुआ है, b अपॉन ए प्लस सी आपको 3/11 दिया हुआ है। तो आपने यहाँ से मुझे एबीसी का रेशो बता देना है कि एबीसी का रेशो कितना आएगा। आपके लिए क्वेश्चन है, जल्दी से करेंगे, आपने इसे बैलेंस कर देना है ना, आपने इसे बैलेंस कर देना है, और मुझे एबीसी का रेशो बताओ जल्दी से कितना आएगा। अच्छा देखो ध्यान से, अगर मैं आपको ये बात बोल दूं कि भाई यहाँ पे ए बी सी तीनों बंदे हैं, इनके पास मिला के टोटल 7 रुपए हैं, पर यहाँ पे देखो इन तीनों के पास 14 रुपए है, 11 और 3 14, है ना। तो अगर ये 7 है तो वहाँ 14 है, तो आप इस 7 को भी 14 बना सकते हो। तो 7 को 14 कैसे बनाएंगे, 2 से गुणा करके, तो आप ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दोगे। अच्छा यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे भाई यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास 6, और नीचे कितना आएगा हमारे पास 8। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो सेम ही रहेगा, है ना, यहाँ पे तो सेम ही रहेगा हमारे पास, तो कितना आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा वो देखेंगे ध्यान से, ये हमारा 3/11 है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे सी के सामने कितना है, तो ए बी सी का रेशो मैं लिख दूंगा यहाँ पे सीधे ही, ए बी सी का रेशो। अच्छा ए के सामने 6 है, मुझे बताओ बी के सामने कितना है, 3, बी के सामने कितना है, 3 है हमारा। अच्छा सॉरी, सी के सामने 6 है, सी के सामने 6 है, तो सी का रेशो आ गया और बी का रेशो आ गया। अब मुझे बताओ कि ए के सामने कितना आएगा, तो अब मुझे बताओ ए और बी दोनों के पास कितने मिला के हैं, 8 रुपए हैं। अगर ए और बी दोनों के पास 8 रुपए हैं और बी के पास 3 है, तो भाई ए के पास कितने होंगे ताकि 8 रुपए, अगर बी के पास 3 है तो इसे 5 देने पड़ेंगे ना, तभी तो दोनों के पास मिला के 8 होंगे, तो इसके पास 5 रुपए हो जाएंगे। फिर ये इधर से भी निकाल सकते हो कि ए और बी दोनों के पास अगर 11 है और बी के पास अगर सी के पास आपके पास 6 है, तो इसे 5 रुपए देने पड़ेंगे, तभी तो 11 हो जाएंगे यहाँ पे, है ना। तो बस आप जैसे मर्जी निकाल लो, तो ये इसे बैलेंसिंग करना बोलते हैं। ठीक है, तो चेप लो फिर। अच्छा देखो, इसके बाद इसमें एक बात और आपने ध्यान रखनी है, एक होता है थर्ड प्रपोर्शन, एक होता है थर्ड प्रपोर्शन, एक होता है थर्ड प्रपोर्शन, एक होता है फोर्थ प्रपोर्शन। अच्छा एक होता है मीन प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन। अच्छा अगर मैं बोलूं कि थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा, जैसे मैंने आपको इस तरह से लिख दिया कि भाई यहाँ पे मैंने लिख दिया 5,
15 और आपको ये बोल लिया कि थर्ड प्रपोर्शन 5 और 15 का थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा, मैंने आपको ये बात पूछ ली है ना। इसी तरह आपको जैसे अच्छा यहाँ पे जैसे कोई भी दो नंबर देके आपको तीसरा नंबर पूछ लेगा, आपको ये पूछा जाएगा कि इन दोनों नंबर का थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा, है ना, तो वो कैसे निकालते हैं वो पढ़ेंगे। अच्छा इसी तरह जैसे आपको ये दिया जाएगा, आपको कोई भी तीन नंबर देके चौथा नंबर पूछ लिया जाएगा, यानी कि इन तीनों का फोर्थ प्रपोर्शन क्या होगा, इन दोनों का थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा, इन इन तीनों का फोर्थ प्रपोर्शन क्या होगा, आपको ये पूछ लिया जाएगा। अच्छा आपको जो है इस तरह से भी पूछ लिया जा सकता है कि ये मैंने तीन नंबर लिखे हैं यहाँ पे, दो नंबर लिखे मैंने यहाँ पे, तो इनका मीन प्रपोर्शन बताओ कि मीन प्रपोर्शन क्या होगा। तो आपको ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग में है, ये आपको लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बहुत सारे एग्जाम्स में, ठीक है। मैं किसी एग्जाम का नाम नहीं ले रहा पर्टिकुलर, फिर आप ये बोलोगे सर तो उसी एग्जाम का पढ़ा रहे हैं, तो ये पर्टिकुलर बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो देखेंगे ध्यान से। अच्छा थर्ड प्रपोर्शन कैसे निकालते हैं, थर्ड प्रपोर्शन का मतलब ये है कि जो रिलेशन इन दोनों में है ना वही रिलेशन इन दोनों में रहा होगा। इस बात का मतलब ये है कि भाई यहाँ से यहाँ तक आने में भाई आपने क्या किया, तो आप बोलोगे अच्छा गुणा में देखना होता है, भाग में देखना होता है, जोड़ घटाने में नहीं देखना होता, ठीक है। तो मुझे बताओ यहाँ तो आप बोलोगे भाई यहाँ तो 3 गुना हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ भी 3 गुना कर दो, तो यहाँ भी 3 गुना करेंगे तो 15 × 3 यानी कितना आ जाना है 45। तो ये फिर थर्ड प्रपोर्शन है। एक तो तरीका ये है, एक तो तरीका ये है कि सीधे ही देख लो आप कि भाई यहाँ पे अगर आपको ये बात नहीं समझ में आती कि भाई यहाँ क्या आएगा, अगर आपको ये नहीं पता चल रहा कि इन दोनों में रिलेशन क्या है, वैसे भी रिलेशनशिप का आपको पता होना चाहिए, जो बंदे सिंगल है उन्हें भी और जो बंदे डबल है उन्हें भी, है ना। तो भाई यहाँ पे देखो इन दोनों का थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा, तो आप बोलोगे भाई आप नहीं समझ में आ रही तो आप इसे एक्स मान लो, एक्स ही सब कुछ है अगर कुछ नहीं है, है ना। तो फिर इन दोनों का जो रेशियो है, इन दोनों का जो रेशियो है वो बराबर कर देंगे इन दोनों की रेशियो के, इन दोनों की रेशियो के बराबर कर देंगे, यानी पहले 2 नंबर का रेशियो अगले 2 नंबर की रेशियो के बराबर कर देंगे और यहाँ से एक्स निकाल देंगे, तो थर्ड प्रपोर्शन आ जाएगा, है ना। तो 5 दिए 15 और ये 3 उधर गुणा में चले जाएगा, तो क्रॉस कर देंगे तो कितना आएगा भाई यहाँ पे 15 × 3 यानी 45, तो ऐसे आ जाएगा। तो ये तरीका निकालने का, बात क्लियर है। जो इन दो यानी इन दोनों का रेशियो इन दोनों की रेशियो के बराबर कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, ये बात हम जानते हैं, तो इसकी गुणा यहाँ पे इसकी गुणा यहाँ पे तो आ जाएगा, है ना। यहाँ पे देखो अच्छा इसे x मान लो, पहली बात तो ये है जो रिलेशन इन दोनों में रहा होगा ना वही रिलेशन इन दोनों में रहा होगा। तो आप मुझे बता सकते हो इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो ये 2 × 4 हो रहा है, तो ये भी 12 × 4 यानी कितना हो जाएगा फिर 48, तो ये 48 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे सीधा कर देंगे अगर समझ में आ रहा है, अगर समझ में नहीं आ रहा तो फिर वैसे ही x मान लेंगे, यानी जो इन दोनों का रेशियो है ना, जो इन दोनों का रेशियो है वो बराबर कर देंगे इन दोनों के रेशियो के, है ना। और यहाँ से निकाल लेंगे फिर x, तो फिर 2 से ये 4 बार कटेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो x तो ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, है ना, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, तो फिर 4 × 12 कितना आ जाएगा 48, तो x की वैल्यू 48 आ जाएगी। तो भाई फिर दूसरा मेथड ये है, किसी को x पसंद है तो आप ऐसे कर सकते हो, अगर किसी को x नहीं पसंद तो फिर ऐसे कर सकते हो, बात क्लियर है। और अच्छा मीन प्रपोर्शन की बात करते हैं। मीन प्रपोर्शन का मतलब है कि अंडर रूट के अंदर इन दोनों की गुणा कर देनी है, अंडर रूट के अंदर इन दोनों की गुणा कर देनी है, तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे 12 × 3 यानी 36 और 36 का अंडर रूट कितना आ जाएगा +6, ठीक है। तो कितना आंसर आएगा फिर +6। अंडर रूट के बाहर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो इसलिए +6 आएगा ना कि माइनस का, बात क्लियर है सभी को, है ना। तो ये +6 आएगा, तो फिर ऐसे करना है। अच्छा फिर आप ये भी बोल सकते हो मुझे कि भाई अगर इस तरह से दे रखो, अच्छा देखो अगर तो आपको 2 नंबर दे रखे हैं, 2 नंबर देके उनका मीन प्रपोर्शन पूछ लेगा, तो दोनों की गुणा कर देनी है अंडर रूट के अंदर और फिर उनका अंडर रूट निकाल देना, तो ये आ जाएगा हमारा, है ना। अच्छा फिर ये बात बताओ कि भाई 3 नंबर का मीन प्रपोर्शन कैसे निकालते हैं, तो हम क्या करेंगे भाई, हम क्या करेंगे यहाँ पे ना अंदर सभी के करेंगे गुणा, यहाँ पे सभी की करेंगे गुणा। अच्छा क्योंकि 3 नंबर है अब की बार, तो यहाँ पे इनका क्यूब रूट निकलेगा, अगर 4 नंबर होते हैं तो 4th रूट निकलता है, 5 नंबर होते हैं तो 5th रूट निकलता है, तो यहाँ पे 3 नंबर है तो इनका क्यूब रूट निकलेगा। अब इनका क्यूब रूट कितना होगा वो देख लो, तो आप जानते हो कितना आएगा 12 × 36, 36 × 6 कितना होता है, 36 × 6 कितना होता है 216, तो 216 आएगा यहाँ पे, 216 का क्यूब रूट 216 का क्यूब रूट 6 होता है, तो यहाँ पे इनका मेन प्रपोर्शन 6 हो जाएगा, है ना। तो फिर ये करेंगे, तो फिर चलिए आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, है ना। तो ऐसे ही अच्छा ये चैप्टर का थोड़ा डीप आपको मैंने इसका रिवीजन कराया है, डीप इसलिए कराया क्योंकि आपको ये बहुत सारे चैप्टर्स में काम आएगा, ठीक है, तो इसलिए इसकी रिवीजन मैंने थोड़ी अच्छी कराई है। और ये अभी एजिस के क्वेश्चन हम कराएंगे, इसके बाद आपको एजिस और रेशो के क्वेश्चन मिक्स करेंगे, इसके बाद आपकी एजिस और रेशो का कंबाइंड रिवीजन हो जाएगा, इसके बाद हम परसेंटेज उठाएंगे, परसेंटेज का कर लेंगे, टाइम एंड वर्क का कर लेंगे, ट्रेन का कर लेंगे,
टाइम एंड डिस्टेंस का कर लेंगे, बोट एंड स्ट्रीम का कर लेंगे। तो ऐसे कर करके सभी जो चैप्टर वाइज हम रिवीजन आपको करा देंगे। उसके बाद अब मिक्स क्वेश्चन, क्योंकि आपको जो पेपर में हेल्प करेगा वो बेसिकली मिक्स क्वेश्चन ही करेंगे। अच्छा, इसमें स्टैट भी पूछा गया है, ठीक है। स्टैट का किसी बंदे को नहीं पता होगा कि स्टैट क्या होता है, तो आपने वो क्वेश्चन पढ़े होंगे मीन मीडियन मोड वाले, है ना, मीन मीडियन मोड वाले। वो क्वेश्चन भी बहुत सारे भर भर के क्वेश्चन पूछे गए थे। 30 क्वेश्चन में से ये मान लो कि भाई 5 से 6 क्वेश्चन वही क्वेश्चन थे आपके स्टैट से। तो स्टैट के क्वेश्चन बहुत ईजी थे, कोई टफ नहीं था। एक रिलेशन होता है तीनों में, तो एक तो वो क्वेश्चन आते हैं उन पे बेस, एक आपको कोई भी नंबर दे देगा, सीरीज दे देगा, उनका मीन निकालने को बोल देगा। मीन तो एवरेज ही होती है ना, मीन मोड या फिर उन मीडियन निकालने को बोल देगा। तो बहुत ईजी है, कोई इतना टफ नहीं है। और अब की बार आपका रेलवे में सिलेक्शन पक्का है, आप हमारे साथ जुड़ें बस, है ना, और पहुंचाए जिसके साथ भी आपने पहुंचाना है, और दूर तक पहुंचा दो इन वीडियोस को, ठीक है। और ठीक है, बाकी आपको फुल सपोर्ट मिलेगा हमारी तरफ से, हर तरह के क्वेश्चन आपको हम कराएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अगली क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा सा और बचा है इसमें बेसिक, वो करके हम क्वेश्चन ही करेंगे, है ना, क्योंकि ये बहुत सारे चैप्टर्स में आपको काम आएगा। बाकी जो भी आपकी क्वेरी है रेलवे को लेके कि भाई एग्जाम को लेके किसी भी चीज़ का, किसी को कहाँ से क्या करना है, ठीक है। और मैथ तो हमारे पास छोड़ दिए, वो आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मैथ ही आपको एक वो कहते हैं ना कि भाई एक कॉन्फिडेंस देगा एग्जाम क्लियर करने का, है ना। तो इसलिए मैथ तो 100% आपका हो जाना है यहाँ से, है ना। बाकी रीजनिंग भी, अगर मैथ आपको आता है तो रीजनिंग भी आप कर ही लोगे, है ना। तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं होती रीजनिंग में, रीजनिंग ईजी होती है। अगर मैथ आपको आता है, बस मैथ पे जितना हो सके आपने जोर देना है। पढ़ना सब कुछ है, क्योंकि साइंस भी आनी है उसमें, है ना। तो साइंस भी आनी है, तो साइंस पे भी आपने जोर देना है। और मैथ तो हम पढ़ ही रहे हैं। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपने कमेंट में लिखना है। तो चलिए फिर, पहली वीडियो कैसी लगी ये आपने अच्छे से कमेंट करके बताना है हमें कि पहली वीडियो आपको कैसी लगी। तो ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद, और चलिए मिलते हैं।